नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपनार कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम के तैयारी में व्यस्त होंगे। आप रील में भी व्यस्त होंगे, लेकिन रील को छोड़ करके थोड़ा देर के लिए आप पढ़ भी लीजिए, ताकि जो है आपका पढ़ाई जारी रहे और आप फाइनल एग्जाम में अपने भविष्य के लिए, अपने माता पिता के मान सम्मान के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो इसी बीच हम आप लोग के बीच बच्चों लेकर के आ गए हैं। जरा सुनिएगा क्या। इतिहास बच्चों का दिल का धड़कन, करेजी, गुर्दा, पथरी। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई मेरा हिस्ट्री कैसा जाएगा, पॉलिटिक्स कैसा जाएगा, ज्योग्राफी कैसा जाएगा, इकोनॉमिक्स कैसा जाएगा, हिंदी कैसा। बहुत सारे बच्चों को समस्या होता है। इसका अध्याय 1 लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है बच्चों हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता में MVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ज्यादा हम बकवास नहीं करेंगे, आपको केवल क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता में कैसे कैसे घटनाएं कैसी कैसी घटी थी, क्या हुआ था, उसका एक ही वीडियो में आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए बच्चों, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, एक और बात, अगर जितना कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं सबका PPT लेना, आप चाहते हैं सबका 12th का नोट्स लेना, नोट्स बच्चों, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। क्या नंबर है बच्चों? 72 564 570। इस नंबर पे कभी भी कॉल या SMS कीजिए। आपको 12th का जो आपका सब्जेक्ट है उसका सभी नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। 1 रुपया भी बच्चों चार्ज नहीं लगेगा, सभी नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। और नोट्स में इतिहास हो या हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, 90% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी दी जाएगी। देर किस बात की, अभी मोबाइल उठाइए, नंबर डायल कीजिए और आप नोट्स एकदम फ्री में लीजिए, डाउनलोड कीजिए, आपको फ्री में आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पे चला जाएगा। चलिए बच्चों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन, हम आपसे ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, इसमें केवल क्वेश्चन का आंसर ही बताएंगे। जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? जरा सुनिएगा। यह है घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सबसे पहले 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया और इस नगर सभ्यता को जो है प्रकाश में लाया। इसके बाद ही अन्य स्थानों पर जो है पुरातात्विक लोग जो है, पुरातात्विद लोग, खुदाई की गई और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण जो है नगर हड़प्पा को माना गया। और हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यानी इसीलिए बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो जितना जल्दी हो सके। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। तो इतना जरूरी है ना, जितना जीने के लिए रोज ऑक्सीजन जरूरी है, उतना ही बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री के एग्जाम देने के लिए सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर जरूरी है, सटीक आंसर। दूसरा क्वेश्चन बच्चों एकदम शॉर्ट आंसर बना के रखे हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? मतलब पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्व क्या है, पुरातत्व के बारे में आप क्या जानते हैं, इस सब चीजों के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पुरातत्व एक ऐतिहासिक स्रोत है, इतिहास को जानने का एक स्रोत है। उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को जो है पुरातत्व कहा जाता है। जो उत्खनन के बाद जो धरती के अंदर से खुदवा करके जो भी वस्तुएं मिलती है पुरातत्व कहलाती है। इसमें जो है मूर्ति, अस्थि, मिट्टी के बर्तन, सिक्का, शिलालेख इत्यादि आते हैं।
और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। यानी खुदाई के बाद जो भी वस्तुएं मिली, मिट्टी के कण से जो है इतिहास के बारे में जानना, या देखिए जो मरे हैं उनकी हड्डियों से इतिहास के बारे में जानना, जो खुदाई के बाद यहाँ घड़े मिली, सभ्यता का जयवंत हुआ, सिक्के मिले, इस सब चीज से इतिहास के बारे में जानना, यही आपका क्या कहलाता है, बोलिए, पुरातत्व कहलाता है। और भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने किया था। सबसे पहले इनका इसको डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों जल्दी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जरा ध्यान दीजिए जी, क्या है, जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, यही है आपका भविष्य। जरा गौर से देखिए बच्चों, गौर से। आ जाइए थोड़ा सा इधर, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा जूम कर लेने दीजिए ताकि उधर से छूटे नहीं और आपको अच्छा से स्क्रीनशॉट भी मिल सके। उसीलिए हम इतना अभी मेहनत कर रहे हैं। इधर नहीं ना छूटा, अरे भाई थोड़ा सा तो छूट ही जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आ गया। जरा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, कार्बन 14 यानी C14 विधि से आप क्या समझते हैं? या कार्बन 14 विधि क्या है भाई? कार्बन 14 विधि क्या है, सुनिएगा। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को हम कार्बन 14 विधि कहते हैं। तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। इस विधि की खोज यानी कार्बन 14 विधि का खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री बीएफ लिवी ने 1946 ईस्वी में किया था। कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया था? बीएफ लिवी ने, जो अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। कार्बन 14 विधि पुरातात्विक सामग्रियों की आयु ज्ञात करने वाली एक आधुनिक विधि थी। यानी वस्तुओं के बारे में इस विधि से पता लगाया जाता था कि वस्तु कितना पुराना है, वस्तु जीवित है कि नहीं, यानी वस्तु उपयोग में आ सकता है कि नहीं, इसी विधि के उपयोग से पता लगाया जाता था। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 एक समान मात्रा में पाया जाता है, और जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही जो है प्राचीन माना जाता है। माना जाता है कि यह उतना ही प्राचीन वस्तु है, उतना ही पुराना सामान है। ये देखिए इसकी जांच कैसे की जा रही है, देख रहे हैं, पूरी मिट्टियों की जांच इसी विधि के द्वारा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जितना जल्दी हो सके। चलिए आते हैं चौथा क्वेश्चन। लगभग हमें लग रहा है कि इसमें 15 के आसपास क्वेश्चन होने चाहिए। जरा सुनिएगा, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों का नाम, या कहिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों का नाम। यानी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? पहले नगर तो बाबू बहुत थे, लेकिन प्रमुख नगर ये है। आपके एग्जाम में यही पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता के जो है। अब कहिएगा सर जी ये नोट्स 30 लिखे हैं, ये क्या? अरे भाई हम बच्चों को जो यहाँ ऑफलाइन में नोट्स दिए ना, वो चैप्टर वाइज नहीं बन पाया था, जिसके कारण नोट्स 30 माने नोट्स में ये 30 नंबर में क्वेश्चन है, वो बताना चाह रहे हैं बच्चों को। आप लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 5 नगरों का नाम लिखिए, या हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 7 नगरों या 6 नगरों। यहाँ पे 8 नगर है, सब याद रख लीजिएगा। कोई 5 एग्जाम में पूछे बता दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों का नाम निम्नलिखित था। पहला मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा था। पहला नगर कौन है बोलिए? मोहनजोदड़ो। दूसरा कालीबंगन, तीसरा लोथल, चौथा रंगपुर, हड़प्पा, मांडा, भगवानपुरा और बनवाली, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा था और सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। याद रखिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी जल्दी। आज ये क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 की तरफ। जरा ध्यान से देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कैसे? बताना यह है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता कैसे थी। सुनिए जरा ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता इसलिए थी
क्योंकि इसका सारा निर्माण, क्योंकि इसका निर्माण यानी पूरी की पूरी सभ्यता का निर्माण एक शहर की तरह किया गया था बच्चों, एक शहर की तरह। और हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। यहाँ के लोगों ने साफ सफाई के लिए जल निकासी की व्यवस्था भी बनवाई थी और शहर के घर जो है ईंटों से भी बनाए गए थे। देखिए क्यों हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता क्यों थी? क्योंकि बुआ जी जिस प्रकार शहरों में सारी की सारी व्यवस्थाएं होती है, उद्योग धंधों से लेकर के गली का पानी निकालने के लिए नाला से लेकर के बड़े बड़े बाजार से लेकर के, यानी जितनी जितनी शहर में सुविधाएं होती है पूरी की पूरी सुविधाएं हड़प्पा सभ्यता के नगरों में थी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को एक शहरी सभ्यता कहा जाता है। इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर शहरी था। हालांकि इसका बनावट एक त्रिभुजा आकार में था, ऊपर से देखा गया तो पता लगा, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि शहर में जो जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, बाजार उजार लगना, देखिए देख रहे हैं पूरा का पूरा शहर का घर ईंटों से। इतना पुराना जमाने में तो आप चल जाइएगा तो आज से बुआ जी 20 साल पहले चलना जाइए, कितना गांव में मुश्किल से गांव में एगो ईंट का घर नजर आता था। बाकी सब मिट्टी के घर आते थे, फूस के घर, टाटी ओटी जो है ना, पुआरा वरा दिस डेट खर और ये सब का घर। हम लोग भी खर के ही घर में जो है पढ़े लिखे सब कुछ है, खरे के घर में खर का ही घर था। हाँ, टाट उट का बंधा हुआ मुंह जो होता है ना वो सब चीजों का, ठीक है। अभी नहीं सब चीज विकसित हुआ है। तो देखिए इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एकदम शहर की तरह था। पानी आने जाने की व्यवस्थाएं, माने शहर में जो जो व्यवस्था होती है सारी की सारी व्यवस्था हड़प्पा के शहरों में थी, इसीलिए इसको शहरी व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, जितना जल्दी हो सके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। पहले इसकी बातें सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की सड़कें थी। एक विशेषता थी, यहाँ की प्रमुख सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा था। जो पुरातत्वविद थे यानी जो उत्खनन करवाते थे उन्होंने ही तो बताया ये ऐसे ऐसे थी, जिसे पुरातत्वविदों ने कहा कि राजा का जो है जाने का रास्ता था इतना बड़ा चौड़ा, 9.15 मीटर चौड़ा ना होता है जी। इस सभ्यता की अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 3.66 मीटर तक थी और यहाँ की गलियां 4 फीट तक चौड़ी थी। यहाँ की सड़कें मिट्टी एवं ईंट से बनी हुई थी और इस पे साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। इतना ही नहीं, सड़क व्यवस्था में हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता ये भी है, ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री बना के काटती थी। अभी ऐसे ऐसे कहूंगा डगड़ बन के कहीं से भी कट कर दिया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सड़कें बच्चों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी और सड़कों की साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़क के बगल में नाले बने हुए थे ताकि बारिश वारिश हो तो सारा पानी ढल करके नाले के रास्ते जाए, ना कि सड़क पे जमा हो, या जो गली से पानी बह के आए वो सड़कों पे ना जाए, नाली में गिरे और वो नालियां जाकर के बाहर के बड़े बड़े नालों में मिलती थी और वो नाला जाके कुओं तालाबों में जो है उसको मिलाया जाता था। इस प्रकार इस सड़क की व्यवस्था थी यहाँ की। बहुत साफ सफाई का विशेष ध्यान। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जितना जल्दी हो सके लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आ गई बात जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जरा ध्यान से सुनिए कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता इसी को कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। जल निकासी प्रणाली कहने का मतलब यहाँ के जलों को कैसे बाहर निकाला जाता था उसके बारे में बच्चों बताना है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ के नगर में यानी हड़प्पा सभ्यता के नगर में, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगर है, कालीबंगान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, मांडा, लोथल, सबका सब।
यहाँ के नगरों में जो है छोटे छोटे नालियों का जाल बिछा हुआ था। नगर में छोटा छोटा नाली का जाल बिछा दिया जाता था, जो सड़क और गली के दोनों ओर पक्की ढली हुई थी, ईंटों से ढली थी। कोई मिट्टी के भी नाली थे ज्यादा गली में जाने के बाद, जो बड़ी नालियों और नालों में जाकर के मिलती थी, बड़ी बड़ी, जिससे नगर का सारा गंदा पानी बाहर निकलता था। ऐसे ही नगर का सारा गंदा पानी, देखिए ये है हड़प्पा सभ्यता के नगर का नाली। यहीं पे जल जो है, जहां पर आकर के नगरों से यहाँ जल आया और यहाँ आने के बाद बड़ी यहाँ नाली में मिला, मुख्य सड़क में, और यहाँ से रिटर्न होकर के अपना जहां जाना हो बाहर निकाल दिया गया। वहां साफ सफाई का बड़ा ध्यान दिया जाता था। अभी का नाला देखिए, ये है अभी का नाला। एकदम सड़क उधर, नाला कहीं, नाला सड़क से कितनों फीट ऊंचा। पता चला कि अभी जानते हैं, पता चलता है कि सड़क का पानी नाला में नहीं जाता, नाला का पानी ही सड़क पे आ जाता है। समझ में आ रहा ना, ये व्यवस्था है अभी की। तो आप बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के बारे में, यहाँ के जो है जल को, जो गंदे पानी होते थे, नाले के रास्ते बहाकर बड़ी बड़ी नालियों में जाकर मिलाया जाता था, वैसे बाहर पानी निकाला जाता था। स्नानागार इसमें बड़ी फेमस था, अभी आएगा। उसमें भी जो है गंदे पानी जाने और अच्छे पानी आने की व्यवस्थाएं थी। इस सब चीजों का जो है इस पे ध्यान विशेष रूप से दिया जाता है। इतना लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर ऐसा ही आ जाएगा। ये सुनिए भाई, ये क्या क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है बच्चों, जरा सुनिएगा ध्यान से। 8वां क्वेश्चन, लोथल कहाँ है? इतिहास के अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है? भाई लोथल के बारे में पूछ दिया। देखिए लोथल जो है ना, हड़प्पा सभ्यता में एक मतलब बहुत प्रमुख केंद्र था। यहां पर व्यापार होता था सबसे ज्यादा। व्यापार होने का कारण, क्योंकि लोथल नदियों के बीचों बीच पड़ता था। बीचों बीच का मतलब नदी के बीच में नहीं, यानी नदी के रास्ते इधर इधर से मिल जाए, इधर से। देखिए ये इमेज देखिए, ये लोथल सहरिया है, लोथल सहरिया। अब बताइए, पहले के लोगों के पास उतना गाड़ी उड़ी तो नहीं ना था, अभी मोटर गाड़ी कहीं से भी चले आए। पहले का व्यापार नदियों से होता था, नदियों के रास्ते होता था, नावों से लोग जाते थे। अब देखिए ये जो लोथल है, ये नदी है, जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ ये सब की सब नदी है। इधर भी नदी है, इधर भी गई है, इधर से डैम बनाया गया। अब जब नदी सब तरफ से आ रही है तो व्यापार करना यहाँ कितना आसान हो जाता है। नाव से लोग आएंगे, यहाँ रुकेंगे, लोथल में कूद जाएंगे, यहाँ रुकेंगे, लोथल में कूद जाएंगे, हेजन आएंगे, लोथल में कूद जाएंगे। यानी सभी तरफ से जब नदियां है तो लोगों को व्यापार करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। क्योंकि डायरेक्ट जो है भाई किसी भी किनारा नाव लगाओ, लोथल में चले जाओ। बाकी बाकी जो है ना बाबू, ये हड़प्पा सभ्यता का बाकी शहर ऐसा नहीं था। एक तरफ से नदी, मान लीजिए अगर एक तरफ से ऐसी ही नदी होती, व्यापारी लोग आए सोना चांदी गहना वहना खरीदने के लिए, उनको तो अगर इस कोना पे, इतना छोटा ये नहीं है, भारत का नक्शा इतना छोटा बना दिया जाता था। भारत इतना छोटा है जी, ये शहर भी इतना छोटा नहीं है। सोचिए जो यहाँ पे नाव लगाता, उसको है ने कितना पैदल चलना पड़ता, घोड़ा गाड़ी से चलना पड़ता, एकदम उसका दिमाग का दही बन जाता। पता चलता लोथल के इस कोने में इसको पहुंचने में, लोथल के इस कोने में पहुंचने में इसको महीना दिन लग जाए। लेकिन वही अगर इधर से आया तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा नाव से। भाई इधर आना है तो इधर आया, यहां से आया और यहां रुकेगा, अपना कूद जाएगा इस कोने में। इसीलिए लोथल का एक विशेष स्थान था, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यहाँ व्यापार होता था, सोना चांदी गहनों का व्यापार होता था, और ये व्यापारिक दृष्टि से यानी व्यापारिक केंद्र है लोथल, ये आप कह सकते हैं। अब देखिए तो अभी का सोना चांदी का देखिए ऐसे कितना ज्यादा भाई डिमांड है, देख रहे हैं। ये लोथल का जो है, लोथल नगर है पूरा का पूरा। देखिए लोथल गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र, अभी अभी हमने बताया यहाँ पे व्यापार होता था गहने वहनों हर चीज का। यहां से मोतियों, रत्नों और गहनों का जो है व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक जो है किया जाता था। इसी कारण इस स्थान का महत्व भी था। भाई इसको व्यापारिक केंद्र क्यों माना गया, आप अपना से भी तो लिख सकते हैं ना। क्योंकि भाई ये नदी मार्ग एकदम नदियों के किनारे बसा हुआ था, चारों तरफ से नदी थी, बीच में ये बसा हुआ था।
इसलिए पहले के लोगों के पास गाड़ी घोड़े नहीं थे, नाव से चलते थे। तो भाई नदी के किनारे है तो इस बल्ले बल्ले हो गया, आके रुके, व्यापारी किए, सामान वामान खरीदे बेचे, चले गए। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसका। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए तो 9, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? अरे भाई लिपि जो खुदवा कर लिखा, अशोक अशोक की सब चीजों पे बहुत ज्यादा राजा वजा सब लिखवाते थे। अरे पहले के राजा वजा जो है ना, कॉपी किताब नहीं हुआ करता था ज्यादा, तो राजा जो है ये होते थे पत्थरों पे, शिलाओं पे, सिक्कों पे अपना छाप देते थे, सब लिख उख देते थे ऐसे वैसे। यही है लिपि। सुनिएगा, हड़प्पा लिपि को रहस्यमय कहा गया है क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार इसका रहस्य अभी तक जो है बना हुआ है। हड़प्पा लिपि की विशेषताएं निम्नलिखित है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिपि खुदवा का जो लिखा जाता था, बर्तन वर्तन पे आता था पहले। यह लिपि वर्णमालीय नहीं थी। दूसरा, यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं ओर से अभी भी हम लोग अभी नहीं जी, अभी हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। यह उल्टा, दाईं से बाईं मतलब इधर से इधर की तरफ लिखा जाता था। हम लोग तो इधर से इधर लिखते हैं ना। तीसरा, इस लिपि के चिन्हों की संख्या भाई 375 से 400 के बीच थी। चौथा, इस लिपि की लिखावट बहुत वस्तुओं पर मिली है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसकी विशेषताएं पूछे, हड़प्पा लिपि पूछे, सब यही डायलॉग मारिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों जितना जल्दी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ जी, आया आया, देखो देखो कौन आया। तो भाई ये कब्रिस्तान आया। CR37 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको समाधि R37 कहा जाता है। CR37 लिख के ले लीजिए, इस बार आपके एग्जाम में आ रहा है। इससे आप क्या समझते हैं सुनिएगा जरा ध्यान से। CR37 हड़प्पा नगर क्षेत्र की दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान को, जहां अभी मुसलमानी धर्म में जो लोग डेट कर जाते हैं ना, उन्हीं को जो है ना ये दफनाया जाता है, वही है कब्रिस्तान। इसी कब्रिस्तान को CR37 के नाम से जाना गया था इस पाठ के अनुसार। यहां पर प्रारंभ में माघी स्वरूप वत्स और 1946 में हिलर ने उत्खनन करवाया था, ये वैज्ञानिक लोगों ने, और इन्होंने ही पता लगाया था इस CR37 के बारे में, जिसको समाधि R37 बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसके दृश्य को, कैसे जो है एक लाश को, 100 को जो है दफनाया जाता है, वही चीजें है। बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की जो है विशेषताओं को लिखे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे, पूजा पाठ के बारे में इसमें बताना है, कैसे कैसे पूजा करते थे। धार्मिक विशेषता यही ना जी, किनको मानते थे, किनकी पूजाएं करते थे। तो भाई हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की विशेषताएं निम्नलिखित है। इस सभ्यता में कुबड़ वाले बैल जो है पूजनीय था। कुबड़ वाले बैल, जिसको आप बसहा बैल के नाम से जानते हैं। अभी भी गांव में कभी कभी कुछ कुछ दिनों पर बसहा बैल लेकर के एक दादाजी अंकल जी आते हैं, और उस पे जो है अनाज वनाज जो हो भिक्षा के रूप में मांग करके लेकर के जाते हैं। इस बैल का बहुत महत्व था। वो पहले तो बहुत चलता था, अभी तो बहुत कम हो गया है ये। तो यही है, इस सभ्यता में कुबड़ वाले बैल पूजनीय था। दूसरा विशेष था, इस सभ्यता के लोग नाग की भी पूजा करते थे। बताइए अभी भी ऐसा है। नाग पंचमी नाम का एक पर्व आता है, जिसमें दूध और लावा चढ़ाया जाता है। नाग जो है, नाग का पूजा करते थे। तीसरी बात है, इस सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। चौथी बात है, इस सभ्यता के लोग वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष का पूजा करते थे। किस सभ्यता के लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग। ये है हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषता। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आते हैं बच्चों थोड़ा सा
12 नंबर क्वेश्चन पे देखिए ये क्वेश्चन है क्या। अब बात यह है जी कि हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषताओं को लिखे। हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषता। अब समाज की विशेषता, वहां धार्मिक विशेषता थी, यहां समाज की विशेषता मतलब लोग रहते कैसे थे। उधर था किस धर्म को लोग मानते थे, कैसे पूजा पाठ करते थे, किसको विशेष दर्जा देते थे। लेकिन इसमें है इसकी प्रमुख विशेषता, यानी हड़प्पा कालीन समाज के लोगों के बारे में क्या भाई, कैसे कैसे कार्य वार्य करते थे, ये है कैसे जीवन जीते थे। पहला, इस समाज के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ऐसा अभी भी है बच्चों, हम लोग भी, आप लोग भी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं। बट अभी हुआ क्या है ना कि मांसाहारी भोजन ज्यादा हो गया है। आप किसी भी होटल में चल जाइए, पहले होटल में वो, अब मांसाहारी होटल में मैंने शाकाहारी मांसाहारी दोनों चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ हो रही है मांसाहारी पे। मटन चिकन, पता है आपको भारत में सबसे ज्यादा मटन चिकन का जो है खपत होता है। अगर मटन सस्ता होता, देखिए मटन का तो लोग सारा लोग शौकीन है, बट वो महंगा है। मैंने मटन अगर सस्ता होता तो सबसे ज्यादा खस्सी जो है अपने भारत में ही लोग खाते। लेकिन मुर्गा भी सस्ता है तो लोग मुर्गा खाते हैं, दे मुर्गे दबा के एकदम खाते रहेंगे ना, नेटा नाक से आते सुर सुर करते रहेंगे और इनसे चुस्ता मांगेंगे, ये चाहिए, एकदम पूरा जो है नाक जो है मलते रहेंगे। खैर छोड़िए, सुनिए। इस सभ्यता के लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे। जैसा देखिए ये सिला हुआ वस्त्र, ऊनी वस्त्र है, बिना हुआ वस्त्र, सिला हुआ वस्त्र, ऐसे ऐसे वस्त्रों को जो है लोग पहनते थे। इस सभ्यता के लोग आभूषणों यानी सोना चांदी सबके शौकीन थे। सोना चांदी के शौकीन लोग ऐसे रहते थे, देख लीजिए, सोना चांदी के शौकीन थे यहाँ के लोग। अरे भाई क्यों नहीं होंगे, सब नाक को कान उन देखिएगा, पहले के जमाने के लोगों को, दादी जी लोगों को कान 1 2 3 जगह 4 जगह कम से कम कान छिदा हुआ मिलता था। नाक एक इधर एक यहाँ पे नकवा में नकबुल्ला एगो बड़का चका कड़ा की तरह पहन लेते थे। अभी देखिए कितना भयानक नकबुल्ला लगता है वो, यहाँ जो दादी जी नहीं ऐसे ऐसे टाइप का नीचे लटका होता है। कोई कोई पुरानी दादी वैसे मिल जाती है जो नकबुल्ला यहाँ पे पहने, क्योंकि सोना चांदी बहुत था अपने भारत में पहले। आया अंग्रेज, आया सोने के चिड़िया बना के बुर्र से उड़ा के लेके चल गया। नकबुल्ला दादी जी पहन लेती थी। देखिए कान उन 3 4 जगह तो गहना, क्योंकि चिदवाई थी, गहना वहना था उस समय सब में, एकदम पहन के रखता था लोग। नाक को पूरा यहाँ पे एक नकबुल्ला। देखिए उसमें क्या था ना, अगर दादी जी नकबुल्ला पहन के किसी बच्चा के सामने आ गई, समझिए कि अगर दादी जी 2 मिनट के अंदर नहीं हंसी ना, तब पक्का 2 मिनट के अंदर वो बच्चा रो देगा। इतना डरावना टाइप का दिखाई देने लगती है। नकबुल्ला पहने हुए कोई भी दादी जी अगर आ जाए, ताक देख सूरे, 2 मिनट के अंदर वो नहीं हंसी, तो समझिए बच्चा का रोना तय है, निश्चित है रो देगा। इतना डरावना टाइप का दिखाई देता है, समझे। ये पहले प्रसिद्ध था। चौथा है, इस समाज के लोग गाने बजाने के भी बहुत शौकीन थे, एकदम साफ चलता था डिस्को। मोजरा वजह सुनते थे। इस समाज के लोग श्रृंगार के भी शौकीन थे, श्रृंगार के। कहाँ भाग गया जी, 1 मिनट बच्चों, श्रृंगार के शौकीन। इस सभ्यता के लोग श्रृंगार के शौकीन थे। और छठा, इस सभ्यता के लोग शिकार के भी शौकीन थे, शिकार करना जानते थे, शिकार। ये देखिए कमासुत भी लोग थे, कमासुत में समझते हैं मेहनती लोग, परिश्रमी लोग, ऐसे ऐसे लोग थे बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी इसका, जितना जल्दी हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें कितना क्वेश्चन है जी, एक बार जरा देख ले। 1 मिनट बच्चों, वही 18 19 के आसपास क्वेश्चन। ओहो 18 क्वेश्चन है ना, 18 है बच्चों, घबराइए नहीं। हम लोग 12 पढ़ लिए हैं, 13 पे आते हैं। यह है 13। स्नानागार, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। स्नानागार, 13 नंबर क्वेश्चन, स्नानागार क्या है। अरे जिसमें लोग स्नान करते हैं ना वही स्नानागार है, स्नान वाला घर। अभी वो स्नानागार स्विमिंग पूल में बदल गया है।
वाटर पार्क में बदल गया है। यही है पहले का स्नानागार। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, यही है पहले का स्नानागार। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए, ये स्नानागार क्या है। तो स्नानागार मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यहां के जो है विशाल दुर्ग में स्थित विशाल स्नानागार है। ये स्नानागार 39 फीट लंबा, लंबाई में 23 फीट जो है चौड़ा और 8 फीट गहरा है। गहराई 8 फीट, इसकी ये क्या बोलते हैं कि लंबाई 39 फीट और 23 फीट जो है इसकी चौड़ाई मिली है, पता लगा है। इसके अंदर जाने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां भी बनाई हुई है। दोनों तरफ उसमें प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां। अरे पोखरा समझते हैं, पोखरा, वही पहले स्नानागार था। आप याद कीजिए, जिगुतिया में वो जिगुतिया पर्व आता है जिसमें दादी ओदी जाती थी तो हम लोग बचपन में चल जाते थे, आराम से पोखरा में नहाते थे। पौने तो नहीं आता था लेकिन ठेहुन भर पानी में पानी नाप देते थे। कोई बोलता था बगल से, जांच करके बताओ कितना पानी है, वही में बैठ के अंगुली हम लोग दिखा देते थे ऐसे, और डूब गए ठेहुन भर पानी में। पता चला पीठ दिखाई दे रहा है, हाँ तो वही में डूबा हुआ है। समझ में आना, तो नहाने वाने हम लोग जाते थे। वही है भाई पोखरा। अंदर आने जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और इसका फर्श पक्की ईंटों से ढला हुआ था ताकि लोग एक ही बार गड्ढा में ना जाए, उसका ईंट से बना हुआ था। स्नानागार के चारों ओर कमरा तथा बरामदा बना हुआ था ताकि लोग स्नान करने के बाद उस बरामदे में जाकर के अपने कपड़े को चेंज कर सके। स्नानागार में स्वच्छ पानी लाया जाता था और स्नानागार जो है तत्कालीन उन्नत तकनीक का जो है परिचारक भी है। ये देखिए, अभी स्विमिंग पूल में जाने के लिए सीढ़ियां बनती है कि नहीं बनती है, बनी होती है कि नहीं होती है, यही पहले का स्नानागार है बच्चों। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो, जितना जल्दी हो सके। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां तक है भाई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन थी? हड़प्पा सभ्यता। यहाँ के उत्तर में मैदानी भाग यानी कश्मीर, दक्षिण में मांडा महाराष्ट्र, पश्चिम में जो है सुतकोंडोर यानी बालूचिस्तान और पूरब में जो है आलमगीरपुर बंगाल में स्थित है। और यह पूरा क्षेत्र त्रिभुजाकार क्षेत्र जैसे दिखाई देती थी, यानी त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। चलिए बच्चों जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए तो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसके बाद 4 क्वेश्चन और बचे हैं इस चैप्टर में, ध्यान से कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है? भाई मातृ प्रधान सभ्यता क्योंकि यहाँ पे घर का जो मुखिया होता है ना, अभी हमारे घर के मुखिया कौन है? घर के गार्जियन पिताजी हैं। घर के गार्जियन पिताजी हैं। अगर मतलब दादाजी हैं तो दादाजी, नहीं है तो पिताजी हैं। लेकिन पहले जो है घर की मुखिया दादाजी या पिताजी नहीं होकर के दादी जी और हमारी माता जी होती थी। माता का कहना सब लोग को मानना पड़ता था, घर का प्रधान, घर का मुखिया, इसलिए इसको मातृ प्रधान कहते हैं। जरा ध्यान से तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। यहाँ के स्त्रियों को उच्च शिक्षा दिया जाता था। इस सभ्यता में घर का प्रधान यानी घर का मुखिया पिताजी नहीं होकर के माताजी होती थी, यानी माता का कहना घर के सारे लोगों को मानना पड़ता था। माता जो कहती थी तो उनका फैसला घर के सारे लोगों को मानना पड़ता था। समझ में आ रहा है ना? अच्छा अभी बताइए, पिताजी मालिक हैं कि मम्मी जी? देखिए पिताजी तो नाम के मालिक हैं, लेकिन मतलब पिताजी जो बोल दे वो कट भी सकता है, तो माँ जो बोल दे वो काटना बड़ी मुश्किल है।
क्योंकि सारे लोग जो है ना घर के जो है उनके बस में रह रहे हैं, जो बोलेंगी वही करना है। अभी भी नाम का पितृ प्रधान है लेकिन वही मातृ प्रधान ही छुपा हुआ है। खैर छोड़िए, देखिए ऐसा प्यार मोहब्बत होना चाहिए किसी भी पति पत्नी में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्या है जी 16 में। जरा 1 मिनट थोड़ा सा और ऊपर कर देने दीजिए ताकि इसको भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए तो 16, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी मिलती है, या अथवा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें किन किन साक्ष्यों से मिली है। किसके किसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें केवल भौतिक साक्ष्यों से मिलती है जो निम्नलिखित है। पहला, शवाधान एवं जानवरों की हड्डियां से, लाशों से, शवाधान यानी शवों से, लाशों से और जानवरों की हड्डियां से। दूसरा, नगरों तथा भवनों के अवशेषों से, जो नगर बचा था, जो घर बचा था उसी के अवशेषों से। तीसरा, आभूषण, औजार, पक्की हुई ईंटें एवं घरेलू सामान से हमें इतिहास के बारे में पता लगा है। चौथा, पत्थर के फलक एवं मोहरे से। मोहर बहुत ज्यादा फेमस था पहले, लोग मोहर सील समझते हैं ना, लोग ऐसे करके ठप्पा मार दिए कहीं सील, ये मेरे कंपनी का है। इस सब चीजों से जो है हमें इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों जल्दी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली। बच्चों एक बार हम जल निकासी प्रणाली के बारे में भी तुरंत बताए हैं। साफ सफाई का ध्यान, ढली हुई, बच्चों बता दिए ये, सॉरी ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे, डबल बार रिपीट हो गया है। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट 18 को क्वेश्चन है इसमें बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अरे यार, चलिए बच्चों जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, नगर के बारे में बताएं। या देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, या हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना का विश्लेषण करे, विश्लेषण, या सिंधु घाटी लोगों के नगर योजना के स्वरूप एवं महत्व पर प्रकाश डाले। तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर और तीनों क्वेश्चन का मतलब भी एक ही है बच्चों। तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये भी ले लीजिए। देखिए इसका आंसर नगर नियोजन के बारे में हमें बताना है, इसके नगर नियोजन के बारे में बताना है, ध्यान से देखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी भाई, आप पीछे इसके बारे में तुरंत जाने हैं। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगरों और भवनों का सुचारू ढंग से निर्माण करना था। इस सभ्यता की नगर जो है अवशेषों को देख करके आधुनिक नगर योजना का आभास होता है, और इस योजना का जो है प्रमुख आधार, प्रमुख सड़कें थी यहाँ की, और यहाँ का प्रत्येक नगर आयताकार खंडों में बटा हुआ था। आप कहिए गुरुजी अभी आप बताए हैं कि पूरी की पूरी सभ्यता त्रिभुजाकार है। अरे भाई हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अंदर का, अब बताइए गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं, हम आपके गुरुजी हैं, अच्छे हैं, अब मेरे अंदर में जितने टीचर हैं अगर वो आपको अच्छे नहीं लगे तो मैंने ये बातें यहाँ की है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी अच्छे हैं, जो नहीं गुरुजी के यहाँ के सारे बच्चे अच्छे हो, हालांकि बच्चे अच्छे हैं तो वही वाली बात है, हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार में दिखाई दे रही थी। अब भारत का नक्शा वैसा दिखता है, अब भारत में ले लीजिए, बिहार का नक्शा अलग है, महाराष्ट्र का नक्शा अलग है, गुजरात का जो है ये क्या बोलते हैं कि यूपी का नक्शा अलग है कि नहीं, उसी प्रकार। तो यहाँ का प्रत्येक नगर, भाई हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार है, लेकिन इस सभ्यता का जो नगर था, प्रत्येक नगर आयताकार खंडों में बटा हुआ था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और सड़कों के दोनों ओर बाजार तथा भोजनालय जो है
लगते थे। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं जल्दी। चलिए ले लिए बच्चों, आप ईमानदारी से जरा प्लीज आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो से, आप याद रखिए आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस चैप्टर से कहीं से भी सवाल आ जाए, आप भरोसा रखिए, बना के आइएगा, मतलब बना के आइएगा, एग्जाम का इंतजार कीजिए। बच्चों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जो है, वीडियो पर कमेंट जो है, वीडियो पर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। शेयर तो करना ही करना है, आपको अच्छा लगा तो बाकी बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो। अगर आप चाहते हैं कि इस सबका नोट्स लेना, पीपीटी लेना, तो नोट्स या पीपीटी इस नंबर पे मिल जाएगा 72, या स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, वहां से भी आप ले सकते हैं 72 564 570। इस नंबर पे कभी भी कॉल या एसएमएस कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा नोट्सवा बच्चों फ्री में मिल जाएगा, और नोट्सवा में 90% से अधिक क्वेश्चनवा लड़ जाएगा। तो देर किस बात की, निकालिए मोबाइल, कीजिए कॉल। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, इसलिए क्लास को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।